सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ठीक है, कुछ इनर प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जो कंफ्यूजिंग है। बाकी तो सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट में एक बच्चे ने बोला था कि जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये है हमारी नीट 2026 का फ्री क्रैश कोर्स लीनियर अलजेब्रा का। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, अब तक हम 55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज ही हमारा लास्ट सेशन होगा। तो ऑलमोस्ट ऐसी 60-62 क्वेश्चन के करीब पूछे गए थे अभी तक। ठीक है, तो सारे डिस्कस हो जाएंगे। क्वेश्चन में उसने दिया है कि गिवन अ रियल सब स्पेस W ऑफ R4 एंड W परपेंडिकुलर डिनोट इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R4। जब भी वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लिखकर दे दे, R4 पे लिख के दे दे, C4 पे लिख के दे दे, तो वो हमारी सिंपल डॉट प्रोडक्ट बन जाती है। यदि रियल में है तो आपकी वो ऐसे ही काम करेगी, यू डॉट वी इक्वल टू यू ट्रांसपोज वी करके। और यदि कॉम्प्लेक्स में दे रखी है तो यू डॉट वी इक्वल टू यू कंजुगेट ट्रांसपोज वी करके चलेगी। ठीक है, W1 उसने दिया स्पैन बाय 1 0 0 -1 एंड W2 दिया है स्पैन 2 1 0 -1। Be the real subspace of R4. The dimension of W1 perpendicular intersection W2 perpendicular over R is equal to, हमें ये बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा गया है, जैसे आपसे वो पहले अब तक पूछता है कि आपके पास एक सब स्पेस है, दूसरा सब स्पेस है, उनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन बतानी है। सेम काम आपको यहां पर करनी है। राइट, तो बताओ कैसे करोगे, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। इस वाले क्वेश्चन की अप्रोच हमारी क्या होगी? एनीवन? बोलो फटाफट से। W1 की डायमेंशन मेरे पास कितनी मिलेगी? बेटा, कैसी बात करते हैं? जब वेक्टर्स को हम लेकर चलते हैं तो हम कैसे लेकर चलते हैं? कॉलम वेक्टर कि रो वेक्टर? स्टैंडर्ड पैटर्न। तो जब तुम दो कॉलम वेक्टर लिख रहे हो, 1 2 लिखा कि डॉट प्रोडक्ट 2 3 से करनी है। नॉर्मली तो आप क्या कहते हो कि 1 की 2 से कर दो, 2 की 3 से कर दो और दोनों का कर दो ऐड, आ गया 8। बट यदि इसे मैट्रिक्स टाइप में लिखना है तो फिर क्या करोगे? ये भी करोगे, 1 2 और 2 3, है ना? इसलिए जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ये चीज सेट करके रखिए कि जब भी हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वहां पे कोई फर्क ना पड़े, तब तक हम उसे कॉलम के अंदर ही मानकर चलेंगे। ठीक है, जैसे हमें LILD निकालना हो तो रो में रखो कॉलम में रखो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे आप लिबर्टी ले सकते हैं, बट नॉट एट ऑल इन ऑल द केसेस। तो जो W1 की डायमेंशन है वो हमारे पास है 1, और जो W2 की डायमेंशन है वो भी 1 है। और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि W1 जिस वेक्टर से जनरेट हो रहा है वो वाला वेक्टर W2 से डिफरेंट भी है और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिफरेंट की तो हम बात कम ही करते हैं, मतलब मल्टीपल हो जाए तो फिर उससे कुछ फर्क पड़ता पड़ता है नहीं, दोनों सेम बन जाएंगे। हम LI की बात करते हैं तो ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो जो हमारे पास W1 परपेंडिकुलर होगा इसकी डायमेंशन मुझे कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। और जो W2 परपेंडिकुलर होगा इसकी भी डायमेंशन मुझे 3 मिलेगी। ये सबको क्लियर है? ऐसा नहीं होता कि आपके पास W1 का कॉम्प्लीमेंट टाइप का बन रहा है, नहीं। W1 के परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालोगे तो आप क्या करोगे? कोई भी एक XYZ उठाकर लाओगे। तो ये जो W1 परपेंडिकुलर बनेंगे ये क्या बनेंगे बताना जरा। ये आपके सॉल्यूशन स्पेस टाइप के वेक्टर स्पेस बनेंगे या ये जनरेटेड बाय सब वेक्टर्स बनेंगे? जब आप इसकी हेल्प से बनाओगे W1 और W2 की सॉल्यूशन स्पेस टाइप के बनेंगे, जिसमें W1 परपेंडिकुलर में क्या है, आपके पास आएगी एक इक्वेशन, राइट, जो इस वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी कि XYZ W ले लोगे
तो आपके पास आ जाएगा x माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट फोर टपल्स। आई बात समझ में? सेकेंड वाले में आएगा आपके पास 2x प्लस वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले वेक्टर्स W2 परपेंडिकुलर। सही है? तो इसकी भी डायमेंशन 3 हुई, इसकी भी डायमेंशन 3 हुई, क्योंकि फ्री वेरिएबल। हम्म बेसिस और कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं? W की बेसिस और कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, हाँ वो तो जब आप कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, तो परपेंडिकुलर में कोई वेक्टर जीरो थोड़ा, नॉन जीरो थोड़ा मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा? कॉमन वेक्टर जीरो ही मिलेगा। और यदि नॉन जीरो मिल गया तो आप कह रहे हो कि एक वेक्टर ऐसा है जो W1 में भी है और W1 परपेंडिकुलर में भी है, मतलब कोई वेक्टर ऐसा जो अपने आप के ही परपेंडिकुलर हो, नॉन जीरो हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी वजह से आप ये बोल देते हो कि यदि W1 सब स्पेस है और W1 परपेंडिकुलर निकालोगे तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ट्रिवियल आ जाएगा। इसीलिए आप ये कह पाते हो कि W1 का डायरेक्ट सम W1 परपेंडिकुलर के साथ हमेशा हो जाएगा। हाँ या ना? यही रीजन है। ऐसा क्वेश्चन आया था ना अभी, नेट में भी पूछा गया था कि आपके पास कोई एक इनवेरिएंट स्पेस दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा स्पेस बताओ जिससे कि मैं उसे डायरेक्ट सम में लिख पाऊं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, नॉट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? हम्म तो यहां से मुझे निकालनी है इंटरसेक्शन की डायमेंशन। ठीक है? जबकि मुझे W1 W परपेंडिकुलर दोनों की डायमेंशन पता है, तो मैं यहां से क्या करूंगा? मैं यहां से सम की डायमेंशन निकालू, वो मेरे लिए आसान है। हाँ या ना? बताओ, विदाउट कैलकुलेशन W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी आएगी? 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। क्या हुआ? अच्छा, W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी होगी विदाउट एनी चेक? मैं तो देख पा रहा हूँ। हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी बात करी थी कि जब मेरे पास सब स्पेस जनरेटेड बाय सम वेक्टर्स हों तो मुझे W1 प्लस W2 निकालना आसान होता है। उन सारे वेक्टर्स को लो एक साथ और उनमें ढूंढ लो कितने अलाई हैं। यहाँ पर तो वेक्टर ही एक एक है और दोनों के दोनों अलाई, तो यदि इन दोनों को एक साइड में रख दूंगा तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? तो हम फॉर्मूला लगा दें, इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालनी है तो W1 की डायमेंशन 3, W1 परपेंडिकुलर की, W2 परपेंडिकुलर की भी 3, और इसमें से हम माइनस करेंगे W1 परपेंडिकुलर। अच्छा, वहां पे हमें W1 प्लस W2 की तो निकल गई, हमें निकालनी है W1 परपेंडिकुलर प्लस W2 परपेंडिकुलर की। हाँ, हाँ, यहाँ से ये तो परपेंडिकुलर तो हम, ये तो आ जाएगा कि इसके परपेंडिकुलर की टू होगी, ये तो ठीक है। बट क्या हम इसे अंदर लेकर जा सकते हैं? और जाओ ठीक। ठीक है, हम क्यों चक्कर में पड़े? हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट तो इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से फ्री वेरिएबल पता कर लें कितने में। क्या बोलते हो? बोलो, ये सुनो।
और मुझे यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहे हैं कितने फ्री वेरिएबल मिल गए। वैसे ही करें, हमने उल्टा जाने लगे हैं। W1 हमारे पास मिल रहा है इस वाले वेक्टर से, W2 बन रहा है इस वाले वेक्टर से। तो जो W1 परपेंडिकुलर होगा वो बनेगा आपके पास x माइनस के W इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन वेक्टर्स, राइट। और जो मेरे पास W2 परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा आपके पास 2x प्लस के वाई माइनस W इक्वल टू 0। हाँ या ना। मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं ऐसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकालूंगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मुझे इन दो इक्वेशन में कितने पाइवोट मिलेंगे? दो। और कितने फ्री वेरिएबल मिलेंगे? दो। तो इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा? दो मिलेगा। ठीक है, डन। इतना जाना ही नहीं था जितना आगे हम गए। चलो नेक्स्ट। कंसीडर आर फोर विद द इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू, सिंपल इनर प्रोडक्ट उसने दी है। और कहा है कि x आपके पास x1 x2 x3 x4 है, y आपके पास y1 y2 y3 y4 है। लेट m इज इक्वल टू दोज फोर टपल्स सच दैट x1 इज इक्वल टू x3। तो m की डायमेंशन कितनी होगी? m आपके पास वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय वेक्टर है या सॉल्यूशन स्पेस टाइप का है? हम्म, सॉल्यूशन स्पेस और लीनियर स्पैन, ऐसा कह सकते हैं। ये होगा आपके पास x1 माइनस एक्स थ्री इक्वल टू 0, सोल्यूशन स्पेस टाइप का। तो यहां से आप निकाल लो, एक इक्वेशन है तो आपके पास क्या मिलेंगे? फ्री वेरिएबल कितने? तीन। तो यहां से आ जाएगा आपके पास डायमेंशन 3 m की। उसने कहा कि m परपेंडिकुलर डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, देन डायमेंशन ऑफ m परपेंडिकुलर कितनी होगी? ठीक है, चलो जी ऐसे देखते हैं। यहाँ पे उसने आर एन क्रॉस आर एन पे एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखी है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज यूवी की जो मॉडुलस है दैट इज लेस देन इक्वल टू हाफ यू यू प्लस वीवी। और सेकंड में लिखा है कि यूवी की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2u माइनस वी फॉर ऑल v बिलोंग्स टू आर एन, देन u इज इक्वल टू g। यदि आपके पास ऐसा है तो हमें दिखाना है फॉर ऑल v के लिए u आपके पास 0 मिलेगा। ठीक है, और पहले वाले में दिखाना है कि फॉर ऑल यू वी ये वाली इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई कर रही है। हाँ, उसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा, डायमेंशन m प्लस डायमेंशन m परपेंडिकुलर, जो भी पीछे डिस्कस हुआ। तो पहले सेकंड वाले को कर लेते हैं। यू वी की इनर प्रोडक्ट बराबर है 2u की माइनस वी के साथ। तो माइनस भी बाहर पहुंचा दो, टू भी बाहर पहुंचा दो, तो माइनस के टू आ जाएंगे और यहां से हो जाएगा यूवी। और क्योंकि आर है तो आपके पास यहाँ पे स्केलर्स बाहर लेने में कोई समस्या होगी भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि हमें किसी का कॉन्जुगेट बाहर लेना। ठीक है, तो इसे लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3u v 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू R4। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो u वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है पूरे के पूरे आर एन के लिए। और ऐसा कौन सा वेक्टर है जो आर एन के सभी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो? दैट इज वन एंड ओनली वन वेक्टर, 0 वेक्टर। तो ये वाला तो सही हुआ। अब ऊपर वाला आपको सेटिस्फाई कराना है, ये सही होगा या गलत होगा। तो इसका जवाब हम कैसे निकालेंगे? ऐसे आप एक काम कर सकते हो, टू इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 मॉड यूवी इज लेस देन इक्वल टू यू की यू से प्लस वी की वी से। ठीक है, इसे राइट साइड में ले जाओ। क्या नहीं दिख रही है? इसे राइट साइड में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? यू यू प्लस के वी वी माइनस के 2 मॉड
यू वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक। अब आप याद करो कि आपके पास ये यू वी कब आता है, और वो भी माइनस में। यदि मैं आपसे u माइनस वी की नॉर्म का स्क्वायर पूछूं तो वो कितना मिलेगा आपको? आप कहोगे u माइनस वी की u माइनस वी के साथ इनर प्रोडक्ट। करेक्ट। एंड इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। इसे जरा ओपन करो, क्या मिलता है आपके पास? u की u से करोगे आपके पास u आ जाएगा, u की v से करोगे तो माइनस के u v आ जाएंगे, माइनस v की u से करोगे फिर से माइनस के u भी आ जाएंगे, वो टू टाइम हो गए। और फिर आपके पास क्या मिला? प्लस के माइनस v की माइनस v से करोगे तो v की इनर प्रोडक्ट आ गई। तो आपके पास ये वाली दो टर्म दो सेम मिल गई। करेक्ट है। ठीक। आपके पास वैल्यू यहाँ पर माइनस हो रही है टू यूवी की नॉर्म, और यहाँ पर वैल्यू माइनस हो रही है माइनस के टू मोड ऑफ यूवी की, सॉरी यूवी की यूवी की नेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू मॉडुलस वाली या तो इसके बराबर होगी, बराबर होगी तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। और यदि ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई मॉडुलस में, तो आपके पास जब माइनस करेंगे तो ये मोस्ट निगेटिव बड़ी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? मोस्ट निगेटिव नहीं, पॉजिटिव बन जाएगी ना ये। क्या कहोगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? बस आपको ये बताना है कि यू वी और मॉड यू, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट? बोलो, ठीक है कि नहीं है? राइट। एक काम और कर सकते हो इसमें तुम, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये दोनों के लिए वैलिड होगा। हाँ, क्योंकि यहां से मुझे ऐसे कुछ मिल नहीं पाएगा, मैं यहाँ पे कुछ क्लेम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यदि आपने इसमें माइनस कर लिया तो चलो ये माइनस हो गया, इसकी इनइक्वालिटी आपकी बदल गई, ऐसे हो गई। ठीक। तो यदि मैं इसकी जगह रखता हूं तो मुझे यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा, और इधर मेरे पास ये आ रहा है जीरो लेस देन इक्वल टू, तो कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक और रिजल्ट नोट करना, यही जो इनइक्वालिटी है ये मेरी u प्लस वी के लिए भी तो काम करेगी। और उसमें क्या आएगा? यू यू प्लस के टू यू वी एंड प्लस के वी वी। ठीक है। दोनों ही बार में आपके पास, क्योंकि नॉर्म u माइनस वी का स्क्वायर और नॉर्म u प्लस वी का स्क्वायर है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है मेरी, ये हमेशा कैसी मिलेगी? ये हमेशा मेरे पास पॉजिटिव मिलेगी। हम्म। तो जब मैं इस वाली क्वांटिटी को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो आप क्या कहोगे? एक बार बन जाएगा ये टू यू वी की नॉर्म, टू यू वी की इनर प्रोडक्ट, और एक बार बन जाएगा माइनस के टू यू वी की इनर प्रोडक्ट। आप कह रहे हो कि एक वैल्यू आपके पास हमेशा ए से भी बड़ी आ रही है या बराबर आ रही है, और माइनस ए से भी बड़ी आ रही है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि वो मॉड ए से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी? हम्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यही वाला रिलेशन आ जाएगा कि नहीं? इसे मैं इधर की तरफ लेकर जाऊं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू। करेक्ट है जी? बताइए। तो यहां से आप क्या कहोगे? ये भी आपके पास क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक। तो ये भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, बोथ ऑप्शन आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। इसमें उसने कहा कि इनर प्रोडक्ट आपके पास
T2 वेक्टर स्पेस पे है, of all polynomials of degree at most 2 over the field of real numbers with inner product। अब की बार फंक्शंस की इनर प्रोडक्ट उसने डिफाइन करके दे दी, इंटरवल 0 to 1 दिया है, एफटीडीटी स्टैंडर्ड तरीके से दी है। उसने कहा है कि यदि F0 F1 F2 बी एन ऑर्थोगोनल सेट इन P2 ऑन द इंटरवल 0 to 1 वेयर F0 उसने 1 बोल दिया, F1 उसने T प्लस C1 बोल दिया और F2 उसने T2 प्लस C2T प्लस C3 बोल दिया। तो उसने आपसे पूछा है कि 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। उसने यहाँ पे ऑर्थोगोनल सेट दिया है, तो मुझे क्या करना है, F0 की F1 के साथ प्रोडक्ट और F0 की F2 के साथ प्रोडक्ट वो भी 0, और F1 की F2 के साथ प्रोडक्ट वो भी 0। मेरे पास यहाँ पे उसने 3 अननोन्स डाल रखे हैं जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और मेरे पास 3 ही इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, जब आप F0 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो कुछ चेंज होना ही नहीं, आपको F1 का इंटीग्रेशन करना है, F2 का इंटीग्रेशन करना है। हाँ, आपको F1 प्लस F1 इंटू F2 करोगे तो वहां पे आपकी कैलकुलेशन करेक्ट। चलो जी, तो पहले हम F1 का ही इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, T² 2 प्लस के C1T, लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T की जगह 1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 1, ये 1 और यहाँ से भी 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, C1 की वैल्यू मिल गई -1/2। डन। फिर आप इसका करोगे तो आएगा T3/T³ फिर से 0 to 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा 1/3 प्लस के, यहाँ से आएगा T² 2 तो हो जाएगा C2/2, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास C3T, तो वहां से हो जाएगा C3, इसका सम भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, जब तुम टी की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास यहां से मिलेगा T³ प्लस के C2T² प्लस के C3T प्लस के मिलेंगे C1, और यहां से T² प्लस के C2T प्लस के C3। करेक्ट, आप करोगे इसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही वाला पुट कर दूंगा, करने की जरूरत ही नहीं है, इसका करके देख लो, इक्वल टू 0 रख देना, आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से करोगे T3 हो जाएगा T4/4, तो यहां से 1/4 प्लस के, यहां से हो जाएगा आपके पास C2/3, और यहां से हो जाएगा C3/2। C1 की वैल्यू पुट कर दो -1/2, -1/2, यहां से आ जाएंगे आपके पास 1/3 प्लस के C2/2 प्लस के C3 इज इक्वल टू 0। क्लियर टू एवरीवन? अब आप यहां से एक काम करो, यहां से तो C1 मिल ही गया, यहां से तुम C2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ C3, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन C2 में आ जाएगी, तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगी, C2 C3 में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी पहले इसे शॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद करेंगे। तो C2 का कोफिशिएंट आपके पास आएगा, यहां से आएगा 1/3, और यहां से आएगा -1/2 की 1/2 में 1/4। ठीक है, प्लस के C3 कोफिशिएंट आएगा आपके पास 1/2, और C3 का यहां से आएगा -1/2, तो काम हो गया मेरा, है ना, यहां से तो C3 गायब ही होगी, और प्लस मेरे पास कांस्टेंट बचेगा यहाँ से 1/4, और यहां से आएगा मेरे पास -1/6। ठीक, इज इक्वल टू 0। ये यहां से कैंसिल आउट, तो यहां से मेरे पास कितना मिला, C2 4 में से 3 गया 1/12, और यहां से आपके पास ये भी कितना हो गया 12 ही हो जाएगा, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो 3 में से 2 गया 1 इक्वल टू 0। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई -। ठीक है,
C2 आपके पास -1 मिला, यहाँ पे पुट कर दो। C3 इक्वल टू -k1/3 और -k1/2, C2 तो -1 +1/2। तो यहाँ से एलसीएम लिया 6, यहाँ से -2, यहाँ से +k, तो 1/6। चेक करो जी, क्वेश्चन में जीत नैया। C3 की वैल्यू चेक करो, क्या 1/6 आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है ना? 4 में से 3 का 1, 4 दिया 12, और वहां से आपने ले लिया 6 दूनी 12, और 4 दिया 12, तीनों से 2 गया 1, -C2 की -1। C2 तक तो ठीक आ रहा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। आपके पास कितना आएगा, -k1/3 और +k1/2, इतना ही आएगा। ठीक है, 1/6। अब उसने आपसे पूछा था 2C1, 2C1 कितना हो जाएगा, -k1, प्लस C2 कितना हो जाएगा आपके पास, C2 -1। ठीक है, और 3C3 आपके पास कितना हो जाएगा, +k1/, ठीक, कितना हो गया, -k2 +k1/2, 2 दूनी 4, -k3/3, -k1। ठीक है जी। किसी की कैलकुलेशन कुछ हो रही हो तो बताओ। तुम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आंसर केवल 2 ही बच्चों ने दिया। क्यों भाई? सोल्यूशन चेक करने आए हैं क्या? चलो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, इस वाले क्वेश्चन को बताना कैसे करोगे। Consider R3 with the usual inner product. If D is the distance from 111 to the subspace span 110 and 011 of R3, then 3D square is what? अरे बेटा, मेरे साथ साथ करोगे तो भी मतलब मैं तो बोल बोल के कर रहा हूँ, तो तुम्हारी कैलकुलेशन मेरे से फास्ट होनी चाहिए ना। हाँ जी, आपके पास R3 एक स्पेस दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस। उसके अंदर एक वेक्टर है 111, ठीक है, और दो वेक्टर से जनरेट होने वाला एक सब स्पेस है। क्या ये वाला जो 111 है वो इस वाले सब स्पेस में है या नहीं? बताओ, यस और नो? नहीं, क्योंकि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। अब सब स्पेस जो बनेगा वो जीरो से पास होने वाला बनेगा, तो 2 डायमेंशन का सब स्पेस मान लो ये कुछ ऐसा मिल गया। और जो आपके पास वेक्टर है, क्योंकि 0 0 0 तो R3 में एक ही, इस वाले 0 0 से एक वेक्टर है आपके पास 111। अब यदि ये वाला वेक्टर तुम्हारा इसी वाले वेक्टर स्पेस में हो गया होता, तो फिर क्या होता, वो इसी के अंदर, मतलब जैसे एक पेपर बना लो, 2D हो जाएगा, उसी के ऊपर आप लाइन खींचते रहो, तो उस पेपर से उन वाली ये वाली जो लाइंस है, इनका एंगल कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? बट यदि कोई वेक्टर उस वाले प्लेन में नहीं है, इस वाले में, तो फिर क्या होगा, उसकी डिस्टेंस मिलेगी कुछ इस वाले पेपर से। जैसे आप पेपर पे पेन टिल्ट कर दो, लाइक दैट। ठीक है, तो जो पेन का एंड पॉइंट होगा उसकी बात हो रही है, उससे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप पेपर पे, तो वो आपके पास कितना मिलेगा, यदि वो आपके पास डी है तो 3D² बताना है कितना। बताओ कैसे करेंगे। इसमें दो तरीके हैं करने के। एक तो बिल्कुल कैलकुलस वाला मेथड है ना, कि आप ये पता करो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस, तो वहां पे आप मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे, ठीक है, कि वो मिनिमम होना चाहिए डिस्टेंस, तो फिर जाके वहां से कर सकते हैं, राइट।
नहीं तो एक दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ, उसे आराम से समझना, थोड़ा सा जोर पड़ेगा तुम तक, बट यदि वो समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे। इससे नेक्स्ट वाला इससे भी जल्दी कर दोगे, उसमें भी सेम चीज ही पूछी। ठीक है, देखो, पहले हाँ ना में जवाब देते रहना मुझे, है ना, जहां जहां समझ में आ जाए वहां हाँ बोल देना, और जहां ना आए वहां पे ना बोल देना। पहले स्पैन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर डिस्टेंस से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर मॉड लगा के इन वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। बोलो। यस, देख लेते हैं भैया, फॉर्मूला काम कर जाए। यहां से मिल जाएगा 2, और यहां से मिल जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से? 4। और यहां से इसकी नॉर्म से डिवाइड करूं तो √3, तो 4√3। चलो अनम्यूट करके बता दो फिर। हम्म, प्रज्वल, अनम्यूट करके बताओ क्या क्या लिखा है तुमने। पहले स्पेन वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा ये, ओके। फिर डिस्टेंस से, ध्यान रखना, मतलब पूरा स्टेप प्रोसीजर रट रखा है? देखो, नेक्स्ट वाले पेज पे समझाता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर 0 0 0 आ रहा है, और एक वेक्टर इसके ऊपर है, ये है v। ठीक है, ये जो मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ये बन रहा है मेरे पास दो वेक्टर से। ठीक है, v1 v2 से। करेक्ट। अब यदि ये वाला वेक्टर इसी वाले ग्रीन वाली प्लेट पर ही आ जाए, तो मैं कहूंगा कि वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ या ना? जल्दी जल्दी से जवाब देते रहना चैट बॉक्स में। नहीं दोगे तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, मैं नहीं बताने का इन्हें। ठीक है, निकालते रहना तुम। यस। और जब मेरे पास कोई वेक्टर किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गिवन वेक्टर्स का, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि भैया ये बनाओ मैट्रिक्स v1 v2, यहाँ पे लिखो xy = v। ये सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। करेक्ट। और यदि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप कहोगे इनकंसिस्टेंट, या आप कहोगे कि आपके पास एक्स वाई नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहोगे कि आपके पास ये इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये इसके इक्वल भी नहीं होगा। करेक्ट है। अब जो मेरे पास वेक्टर है 1 1 1, क्या वो इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है? नहीं। अब यहां से एक चीज नोटिस करना, ए एक्स इजक्वल टू बी के नहीं है, तो ये जो b - ax होगा, b - ax होगा, इसको यदि, ये बेसिकली क्या होगा, ये आपके पास देखो, ये वाला वेक्टर बी है, या वी लिख लो, चलो वी ही लिख लो इसे, वी वी, ये वाला वेक्टर आपके पास वी। और जब मैं आपको एक्स की कुछ वैल्यू बता दूं, लेटर से मैंने बोल दिया ए बी, तो ये जो ए एक्स मिलेगा मुझे, ए एक्स मिलेगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 v2 का।
हाँ या ना? यस और नो? ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना? आप जब भी एल्फा ए V1 + B V2 करोगे तो वो क्या मिलेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वो कहाँ आएगा? वो इसी वाले वेक्टर स्पेस वाले प्लेन में ही आएगा। ठीक है, मान लो कहीं भी आ गया, मान लो कि तुम यहां पर आ गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास AX। ठीक। AX होने के बाद अब तुम यदि मुझे V - AX या AX - V करके दोगे, तो क्या ये वाला वेक्टर नहीं मिलेगा? बाई पैरेललोग्राम लो। फाइन। मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। यदि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अभी मुझे ये पता नहीं था कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है कौन सी लाइन बन रही है, ये वाली बन रही है, ये वाला वेक्टर बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, या ये वाला बन रहा है। यदि मैं तुम्हें इन ए और बी की ऐसी वैल्यू बता दूं सच दैट दिस डिस्टेंस, अब वो कुछ भी हो सकती है आपके पास, यदि मान लो ये वाला वेक्टर है तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आएगी। ठीक है, ये है तो ऐसी आएगी, 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 और ये ऐसी भी ऐसी। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास कैसी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीस्ट होती है कि नहीं होती? यदि मैं किसी भी वेक्टर की डिस्टेंस किसी वेक्टर स्पेस से, या मतलब आप कहीं भी खड़े हो और आप पूछ रहे हो कि सर मैं जहां खड़ा हूं उससे वॉल की डिस्टेंस कितनी है, तो तुम डायगनली नापोगे या परपेंडिकुलर नापोगे? कि जहां से आप देख रहे हो आई कांटेक्ट करोगे सामने डायरेक्ट परपेंडिकुलर, और वहां से देखोगे कि कितनी डिस्टेंस है, तो हम क्या चेक करेंगे? परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी लीस्ट। करेक्ट है। और जो उसके लिए मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे ए और बी, उसकी वैल्यू यूनिक होगी कि नहीं होगी? हम्म। करेक्ट। तो बेसिकली ये जो मेरे पास V - AX है, ये मुझे क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, फ्रॉम द वेक्टर V। तो मैं यहां से क्या करता हूं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं V से, और यहां से ऐसे। तो जैसे ही यहां पर आकर गिरेगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाएगा, तो ये वाला जो वेक्टर है ये मुझे निकालना। ये वाला जो येलो वेक्टर है ये V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं? हम्म। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये पता करना है कि A V1 प्लस के B V2 कितना होगा, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या है। प्रोसेस समझ में आ गया या नहीं आया? हम्म। यदि मेरे पास V1 और V2 कैसे हो? ऑर्थोगोनल वेक्टर हूं, तो फिर मुझे ये जो ए और बी है ये निकालने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती। जैसे अभी आपको मैं 1 1 1 वाला वेक्टर दे रहा हूं, और मेरे पास ये जो V1 है ये 1 0 0 और 0 1 0 है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि इस वाले वेक्टर को जब आप इस वाले प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप डायरेक्टली बता देंगे कि 1 टाइम 1 0 0 प्लस 1 टाइम 0 1 1, 0 1 0। हम्म। हमें पता है ना कि जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो मेरे पास ये ए और बी क्या बताते हैं? ए और बी बताते हैं कोऑर्डिनेट, है ना? कि मुझे किस वेक्टर की डायरेक्शन में कितना चलना होगा। ठीक है। तो यदि ये V1 और V2 परपेंडिकुलर होते हैं तब तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, है ना, इनर प्रोडक्ट वाले से ही काम कर लेता हूं कि आपको V को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। A V1 प्लस के B V2 प्लस के, मान लो कि एक आपके पास V3 वेक्टर हो रहा है यहाँ पे C। यदि मेरे पास V1 V2 V3 परपेंडिकुलर है, तो मैं इस पूरे में V1 की प्रोडक्ट करूं तो मुझे A मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म। यदि परपेंडिकुलर है तो
यदि मैं V2 की प्रोडक्ट करूं तो B मिलेगा कि नहीं, और मुझे A और B निकालना है तो मुझे फिर C की जरूरत है भी नहीं। करेक्ट। तो ये तो हो गया इसका जनरल वे कि जब आपके पास V1 V2 परपेंडिकुलर हो। बट यदि नहीं है तो फिर हम क्या करना है। ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट समझा रहा हूं उसे और ध्यान से समझिए। एक काम और नोटिस करना, जब भी वो आपको ये V1 और V2 देगा वो हमेशा Li ही देगा, कभी LD नहीं देगा। क्योंकि यदि LD दे दिए तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या वो यूनिक मिलेगा। बताओ। तब तो यूनिक नहीं मिलता। और यूनिक नहीं मिलेगा तो फिर डिस्टेंस यूनिकली कैसे निकल पाएगी। डिस्टेंस तो तभी यूनिक नहीं निकल पाएगी जब आप इस वाले वेक्टर को बता पाओ मुझे। ठीक है। मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। वो बोलता है कि आपके पास ax इज इक्वल टू तो bk नहीं है, बट यदि मैं इसमें a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर लू। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, जो a है उसको आपने उन वाले वेक्टर के कॉलम से बनाया है, एंड मैंने कहा कि सारे कॉलम्स आपके अलाई होंगे। तो जो a है वो फुल रैंक हो जाएगी कॉलम रैंक के साथ। यहाँ पे 2 हो जाएगी रैंक इसकी। हम्म। आपके पास यहाँ पे कितने ही टपल का दे रखा हो, यहाँ पे आपके पास 3 टपल का है तो ये बन गया 3x2 का। जब आप ए ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो मेरे पास ए ट्रांसपोज ये कैसी बन जाएगी। 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी कि नहीं। हम्म। यस। 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, और ए की रैंक 2 है, ए रियल मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए की भी रैंक कितनी हो जाएगी 2, और रैंक 2 हो गई 2x2 की मैट्रिक्स की, तो इन्वर्टेबल होगी कि नहीं होगी। हम्म। तो यदि मैं राइट साइड पर कोई भी वेक्टर लिखूंगा 2 टपल, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। ठीक है। तो ये जो यहां पर हम ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, इस वजह से इस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्योंकि जो आपके पास ए के अंदर एंट्रीज हैं उनमें स्क्वायर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। मान लो कि ए के अंदर आपके पास ABCDEF ये आ रहा है इस तरह से। ए ट्रांसपोज से प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, A² C² E²। करेक्ट। ये ध्यान रखना है पूरा प्रोसेस। ठीक। प्रोसेस मतलब बताने के लिए मैं आपको लास्ट में बता सकता था, बट आपको ये समझा दिया कि AX और B यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इस वाले सिस्टम में कह रहा हूं कि इक्वल नहीं है, बट जब मैं A ट्रांसपोज में B की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑलवेज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या था, आपके पास था 1 1 0, और दूसरा था 0 1 1। ए ट्रांसपोज आपके पास मिला 1 1 0 0 1 1। यहां से आपके पास A B, और ए ट्रांसपोज करा आपने 1 1 0 0 1 1, और यहाँ से आपके पास 1 1 1। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 1 2, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से आपके पास 2, यहाँ से 2। सिस्टम इज कंसिस्टेंट और यूनिकली। तो यहां से ये जो A और B की वैल्यू मिलती है ये मुझे यही वाली मिलती है जो मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। ठीक है। जो इसे यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाती है। क्लियर टू एवरीवन। अब आपके पास वेक्टर परपेंडिकुलर हो या ना हो, आप हमेशा इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के कि मुझे करना क्या है। ठीक है। और आपको मैंने बता भी दिया कि आपके पास क्या क्या चीजें मिल रही हैं। करो सॉल्व। तो यहां से आपके पास मिला
2a+kb इज इक्वल टू 2 और a+k2b इज इक्वल टू 2। इसे आप सॉल्व कर लो। आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, प्लस माइनस माइनस माइनस, 2a, 2 टू द 4, 4 माइनस a, आपके पास हुआ 3a। ठीक है, यहाँ से b कैंसिल हो गया, दो दूनी चार, चार में से दो गए दो, a की वैल्यू हो गई 2 ठीक है। अभी रुक जाओ, आपका मेथड भी अभी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बी की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 2 बाई। ठीक है, सिंह साहब बात फॉर्मूले की नहीं हो रही है कि आप कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल रहे हैं। आप जिस प्रोसेस से आंसर निकाल रहे हैं वो प्रोसेस काम कैसे कर रहा है, बात इसकी हो रही है। ठीक है या नहीं? हम्म, तो ए की वैल्यू भी 2/3 और बी की वैल्यू भी 2/3, चेक करके देख लो यही आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4/3 प्लस 2/3, आपके पास 6/3 दो आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए। हाँ, अब जरा यहीं से बात कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो ए एक्स मिलेगा, ये मिलेगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ए आपके पास कितना था, 1 1 0 0 1 1, यहाँ से आपने रखा 2/3 और 2/3। ठीक है, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2/3, 2+2, 4/3 एंड 2/3। ठीक है, ये हुआ ए एक्स, कौन सा, ये वाला वेक्टर। ठीक, वी आपके पास है ये वाला वेक्टर। तो हम क्या कह रहे थे, ए एक्स इजक्वल टू बी, या बी दे रखा है तो बी माइनस ए एक्स क्या देगा, बी माइनस ए एक्स देगा आपको। ठीक है, तो अब आप बताओ, आपके पास एक हो गया 1 1 1, एक हो गया 2/3, 4/3, 2/3। ठीक है, आप इसका डिफरेंस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस के 1/3, 1/। ठीक, व्हाट इज दिस, दिस इज डी। डी होगा ना। ऐसे डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर होगा, है ना, ना कि डी दे। हमें तो डी डिस्टेंस दे रखी है ना, तो ये होगा इसका डिस्टेंस वेक्टर। अब आप इसकी नॉर्म निकाल दो, नॉर्म आ जाएगी 1/9 प्लस के 1/9 प्लस के 1/9। ठीक है, का स्क्वायर रूट इक्वल टू आ जाएगा डी। ये आ गया 3/9 का रूट इक्वल टू डी। यहाँ से आ गया 1/3 इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, 3D² इक्वल टू। ठीक, अब तो ये हमें यहाँ पर करना पड़ा, तो हमारा एक क्वेश्चन में तो समय लगा। अब इसी वाले प्रोसेस को आप नेक्स्ट वाले से देख लो और वेरीफाई भी कर लेना, क्योंकि यहाँ उसने क्या कहा है, लेट W इज इक्वल टू स्पैन बाय दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, LS बना रखा है, बी ए सब स्पेस ऑफ यूक्लिडियन स्पेस R4, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 1 1 टू द सब स्पेस W इज इक्वल टू, सेम चीज पूछिए या नहीं, डी का स्क्वायर पूछा। ठीक है, तो आप एक बार नॉर्मली देख लो कि इस वाले वेक्टर को, क्योंकि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो आप एक बार तो ऐसा कर लो, 1 1 1 1 इज इक्वल टू ए अपॉन √2, और यहां से 0 0 1 1 प्लस के बी अपॉन √2, यहां से 1 - 1 0 0। एक बार आप 0 0 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ए मिल जाएगा, और एक बार 1 - 1 0 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बी मिल जाएगा। वहां से निकाल लो, और जो मैं अभी मैट्रिक्स बता रहा हूँ उससे निकाल के देख लेना, आपके पास सेम जवाब मिलेगा। ठीक है, चेक करो, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 0 0 1/√2, 1/√2, माइनस के 1/√2, माइनस के 1/√2, 0 0। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करूंगा,
इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, तो आपके पास आ जाएगा 1, इससे होगी तो 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से आ गया ए बी। 1 1 वाले वेक्टर से इसकी प्रोडक्ट करूंगा मैं, 1 1 वाले से पहले इस वाले वेक्टर की, तो मेरे पास आएगा 1/√2, 1/√2, फिर मेरे पास आ जाएगा इससे करूंगा, तो मेरे पास 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा, √1 मतलब √2, और दूसरे वाले से करूंगा तो जी, ठीक है, दूसरे वाले से जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइनस ये माइनस, ठीक है। हाँ, तो यहां से आपके पास मिल जाएगा भैया a = √2 मिल जाएगा, और b = आपके पास 0 मिल जाएगा। ऐसे क्या, क्या यही आ रहा है? हाँ जी, ए और बी की वैल्यू क्या यही आ रही है आपकी भी? तो एग्री करते हो कि मेथड काम करेगा? ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या करनी है, आपके पास ए एक्स अवेलेबल हो गया, आपके पास वेक्टर अवेलेबल हो गया, that's it। तो यहां से आएगा 1 1 1 1, ठीक। ये आपके पास है मैट्रिक्स ए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप √2 0 से, तो जब आप फर्स्ट से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। जब आप सेकंड से करेंगे तो भी 0, जब आप थर्ड से करेंगे तो 1, और जब आप फोर्थ से करेंगे तो भी 1, ठीक है। यहाँ से माइनस करा तो कितना आ गया, 1 1 0 0, ठीक है। दिस इज डी वेक्टर, तो इसकी नॉर्म, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो डी स्क्वायर कितना आ गया, बस, ठीक है। अब यहाँ पर वो वेक्टर आपको चाहे तो परपेंडिकुलर बनाकर दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो जी, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वी आपके पास एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है डायमेंशन 10 का, एक्स वाई आपके पास वी के अंदर से दो नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की वाई से इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, दैट मीन्स एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि द डायमेंशन ऑफ एक्स परपेंडिकुलर एंड वाई परपेंडिकुलर इज, तो कितनी होगी? दो नॉन जीरो वेक्टर लिए हैं और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो x आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, y आपके पास दूसरा नॉन जीरो वेक्टर है, तो इस x के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कितने वेक्टर जाएंगे, Li 9, ठीक। और y परपेंडिकुलर के भी डायमेंशन में कितने वेक्टर जाएंगे, 9। अब 10 डायमेंशन में दो स्पेस ऐसे मिल रहे हैं जिनकी डायमेंशन नो नो है, तो क्या उनमें कुछ कॉमन वेक्टर नहीं मिलेंगे आपके पास, बताओ कितने कॉमन मिलेंगे? 8 वेक्टर इंटरसेक्शन में आएंगे एल आई कि नहीं आएंगे, 8, कैसे भाई, या तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो आपके पास हो जाएगा 9 डायमेंशन का, ठीक है, करेक्ट है। बट आप कह रहे हो कि नहीं दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यदि मुझे एक वेक्टर भी अलग मिल गया
तो मुझे 10 डायमेंशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यदि इन दोनों में, मैं सम की बात कर रहा हूँ अभी, कि मेरे पास एक्स परपेंडिकुलर प्लस वाई परपेंडिकुलर वाला हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि 18 डायमेंशन का बनेगा, क्योंकि एक्स परपेंडिकुलर प्लस वाई परपेंडिकुलर में एक्स भी जा रहा है पूरा का पूरा और वाई परपेंडिकुलर भी जा रहा है। तो नो एल आई वेक्टर यहां से गए हैं और नो एल आई वेक्टर यहां से गए हैं, तो कम से कम नो तो हो गए कि नहीं? ठीक है। अब यदि ये दोनों स्पेस सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम, तो एटलीस्ट वन वेक्टर विल बी डिफर इन एल आई, इन टर्म्स ऑफ एल आई। ठीक है। और वही वेक्टर आपके पास इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, तो आप यहां से क्या कहोगे? ये 10 डायमेंशन का स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा? एग्जैक्टली exactly. हम्म। एक ही वेक्टर की गुंजाइश चाहिए थी बस। ठीक है। तो फिर आप इस पे फॉर्मूला लगा दो। एक्स की डायमेंशन कितनी है? एक्स परपेंडिकुलर की 9, इसकी भी 9, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, और इसकी डायमेंशन आ गई टोटल 10, तो कितने आ गए? 8 वेक्टर आ गए। ठीक है। एक नंबर में ही पूछा गया क्वेश्चन था, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं। और जब आपके पास इस तरह की डायमेंशन मिलती है कि एक कम मिल जाए और दो स्पेस मिल जाए, मतलब किसी भी डायमेंशन में बात कर लो, मतलब 20 डायमेंशन आपने दे दी और उसमें से दो सब स्पेस दे दिए, दोनों को कह दिया डिफरेंट, और कह दिया दोनों 19 डायमेंशन के हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में आपके पास 18 वेक्टर मिल जाएंगे। है ना? लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि डिफरेंट सब स्पेस है, तो एक एल आई वेक्टर तो दोनों में कम से कम डिफरेंट हो गई होगा। तो वही एल आई यदि इनके साथ मैच कर दिया तो 20 हो गए, इनके साथ कर दिया तो 20 हो गए, तो पूरा का पूरा जो सम आएगा वो 20 डायमेंशन का ही वेक्टर स्पेस बन जाए। ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ये मिल रही हैं हमारे ऐप पे। तो यदि आपने ये वाला कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो आप जाके इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप सभी तो इसी कोर्स में इस समय। ठीक है। गेट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी पेपर 9 प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है जी। हमारा लास्ट बैच सी एस आई नेट के लिए जून 2026 और दिसंबर 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट बैच फैब के इससे, ठीक है, फर्स्ट फैब से स्टार्ट करेंगे, रियल मैथ से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली सर मैंने ये सोचा। अच्छा। हाँ सही बात है। जून 2026 का कोर्स भी हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट फैब से, तो आप नई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लीनियर चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा रियल एनालिसिस। ठीक है। अभी दिसंबर वाला बैच भी हमारा एक नेक्स्ट स्टार्ट होगा फर्स्ट फैब से, तो जाके आप ऐप पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं और वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे कल। और कल हमारी क्लास होगी न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप रिव्यू दे सकते हैं कि आपके ये सेशंस कैसे लगे। ठीक है जी। थैंक यू।